अर्पिता बोली, हमने कहा ना शान, वही होगा जो आप चाहेंगे। अर्पिता की बात सुन शान वापस से मुड़े और बोले, इस बारे में घर ही बात करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लेकर आया हूँ, तो इस समय सब भूलकर तुम बस एंजॉय कर लो। हमारा रूठना मनाना तो चलता रहेगा। शान, ठीक है, अर्पिता ने कहा और उसने शान का हाथ थाम लिया और उसके कंधे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर वहीं खड़ी रहती है। वहीं शान नाराजगी में अर्पिता की ख्वाहिश पूरी करने की खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। अर्पिता शान के कंधे पर सर रखे सोचती है, शान, कहना बहुत कुछ है आपसे, कुछ किस्से, कुछ जीवन में घटी घटनाएं, हमारे प्रीत की शरारतों के किस्से, बहुत कुछ है, लेकिन शायद अभी सही वक्त नहीं है। जब वक्त सही होगा तब आपसे यूं ही चांदनी रात में बैठकर एंडलेस बातें करेंगे। काश कभी ये वक्त भी आए। कुछ घड़ी बाद अर्पिता ने अपना सर उठाया और बोली, शान, अब हमें चलना चाहिए। इन ठंडी हवाओं में प्रीत का ज्यादा देर रहना भी ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, शान ने कहा तो अर्पिता शान का हाथ थामे वहां से चलकर गाड़ी के पास आ जाती है। गाड़ी के पास आते ही शान ने रुककर अर्पिता की ओर देखा और अपने हाथ को हल्का सा झटका। अर्पिता ने समझकर हाथ छोड़ दिया। ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही दोनों को देख गाड़ी अनलॉक कर देता है तो शान और अर्पिता दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और सीधे स्टेशन पर ही जाकर रोकता है। गाड़ी से उतर शान ड्राइवर को एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ड्राइवर मुस्कुराते हुए चला जाता है। अर्पिता बैग को पकड़ती है तो शान ने झुककर उसे पकड़ा और उसे रोल कर शोभा जी, नपेंद्र, श्रुति और चित्रा के पास पहुंचते हैं, जो वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए शान अर्पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत, गाड़ी देख ली है? एक निकल चुकी है और दूसरी कुछ देर में निकलने वाली है। हमें जल्कर बैठना चाहिए, अब रिजर्वेशन तो है नहीं और दूर का सफर है, थोड़ी परेशानी होगी ही। नपेंद्र जी ने कहा तो सामने से अभिनव आते हुए बोले, कोई परेशानी नहीं होगी, टिया के स्टारडम का लाभ उठाकर कुछ सीट्स अरेंज हो जाएंगी, आप सभी आराम से जा सकते हैं। और उसकी बात सुन अभिनव ने कहा तो शान बोले, मैं चीजें खुद से अरेंज कर सकता हूँ, इतना सक्षम तो हूं ही कि मुझे किसी के स्टारडम की आवश्यकता नहीं है। कहते हुए उन्होंने चित्रा की ओर देखा और उससे कहा, तुम्हारे पास फोन है चित्रा, जरा देना तू। चित्रा ने जी कहा और अपना फोन निकालकर शान के हाथ में थमा दिया। शान ने उसमें एक नंबर डायल किया, कुछ देर बात की और अभिनव की ओर देखते हुए बोले, हमें टिकट मिल जाएगी। वहीं त्रिशा ये सब देखते देखते वहीं बैठे बैठे झपकी लेने लगती है। ये देख शान ने अर्पिता की ओर प्रीत को संभालने का इशारा किया और त्रिशा को सामान के साथ सबको चलकर ट्रेन में बैठने के लिए कहते हैं। अभिनव ने शान के पास जाकर उसे बाय कहा तो शान ने भी मुस्कुराते हुए अभिनव को बाय कहा। अभिनव ने शान के पास जाकर उसे बाय किया तो शान ने भी मुस्कुराते हुए अभिनव को बाय कहा। शान ने एक बार भी नजर घुमाकर टिया की ओर नहीं देखा। टिया वहीं खड़े शान के देखने का इंतजार करती है, लेकिन शान ने देखा भी एक बार तो भी अभिनव की ओर ही देखकर मुस्कुराकर और एक बार फिर हाथ हिलाया। ट्रेन अपने रवाना होने का संकेत देती है, जिसे जान प्रीत को सीट पर बिठाकर ठंडी हवा आएगी ये सोच विंडो बंद कर देती है। श्रुति सबसे ऊपर स्लीपर सीट पर जाकर लेट जाती है। श्रुति ने अर्पिता से अब तक बात ही नहीं की है, वो बात ना कर नाराजगी व्यक्त कर रही है। चित्रा उठकर त्रिशा के साथ शान की ओर सेकंड स्लीपर सीट पर लेट जाती है और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगती है। शान उठकर अर्पिता की सीट पर आ जाते हैं। नपेंद्र जी और शोभा जी उसी कंपार्टमेंट में शान की सीट से अलग बैठे हुए बात कर रहे हैं। कुछ देर यूं ही खामोश रहने के बाद शान ने प्रीत को उठाया और अपने गले से लगाकर अर्पिता की गोद में सर रख और पैर सीट पर फैलाकर लेट जाते हैं। अर्पिता मुस्कुराते हुए शान की ओर देखती है तो शान तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अर्पिता अलग से निकाला हुआ ब्लैंकेट निकालकर शान और प्रीत पर डाल देती है और खुद अपने बैग में रखा हुआ अपना हेडफोन निकालकर गाने सुनने लगती है। वो अपना सर पीछे सीट से टिकाती है और आंखें बंद कर लेती है। कुछ क्षणों बाद शान अपनी आंखें खोलते हैं और अर्पिता को देखते हुए मन ही मन कहते हैं, खामोश है लब पर बोलती हैं आंखें उसकी, जो कुछ ना कह कर भी सब कह जाती हैं, कर देती है बयां हाले दिल उसका, जो वो चाह कर भी छिपा नहीं पाती है। हाँ, पगली सी है, थोड़ी जिद्दी सी है, हाँ वो सबसे अलग सी है, नाजुक सी लगती है वो पगली मेरी, हौसलों में वो मुझसे भी धनी है। जब भी गुजरती है वो मेरे पास से उलझ जाती है आंखें उससे और मेरी घड़ी का टांका उसके दुपट्टे से। एक यही तो डोर है जो महीनों बाद हमें सामने लाई है, तभी आज फिर ये बेकाबू धड़कने थमने को आई है। आज फिर बरस रही हैं ये आंखें देखकर उसकी एक झलक, थम रहा है दिल मेरा और महसूस कर रहा है उस एहसास को जो महीनों पहले दब गया था वक्त की परतों के नीचे। हाँ, महीनों बाद मेरी पगली मेरे सामने आई है। वो अपनी पगली का हाथ थामते हैं जो उनके माथे पर रखा हुआ है। शान के स्पर्श को महसूस कर अर्पिता अपनी आंखें खोलती है तो शान एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये देख अर्पिता मुस्कुराई और बोली, कैसा ये इश्क है शान। शान ने सुना और बिन आंखें खोले बोले, ऐसा ही है, नाराजगी शिकायतें अपनी जगह और मेरा प्यार अपनी जगह, तुम खुद अब अपनी कोशिशें सब में बैलेंस्ड करो। और वो चुप हो जाते हैं। अर्पिता कुछ नहीं बोली और वापस से आंखें बंद कर लेती है। ट्रेन चलती जाती है और एक एक कर स्टेशन गुजरते जाते हैं। प्रीत को अब भूख महसूस होती है तो वो थोड़ा सा कुलबुलाता है। ये देख गहरी नींद में सुकून से सो रहे शान उठ बैठते हैं।
खिड़की से सर टिकाकर सो रही अर्पिता हलचल हो अपनी आंखें खोलती है और हेडफोन निकाल उठकर प्रीत को लेकर टॉयलेट के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वापस आकर प्रीत को सीट पर बिठाकर वो कैरी बैग में प्रीत के लिए कुछ खाने को देखती है। प्रीत अपनी प्यारी सी आंखों से अर्पिता की ओर ही देख रहा है। अर्पिता को मिल्क पाउडर और बॉइलिंग वाटर के साथ चॉकलेट बिस्किट ही मिलता है। अगले स्टेशन पर कुछ देखते हैं सोचकर वो मिल्क बनाकर शान को देती है और खुद प्रीत को उठाकर गोद में बिठा वापस से ग्लास पकड़ती है। प्रीत बिस्किट का पैकेट उठाकर उसमें से निकालकर खाने लगता है। ये देख शान ने हैरान हो अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता बोली, समझदारी आपसे ही विरासत में मिली है। भूख लगने पर रोना इनकी आदत नहीं है। या तो खुद से बनाने की कोशिश करने लगेंगे या फिर उठकर बैठ जाएंगे और बिन कुछ कहे बस एक टक देखते रहेंगे। बिस्किट देखने पर खुद से ही खोलने की कोशिश करेंगे और बिन कुछ कहे इसी तरह अपने आप खाएंगे, वो भी उतना ही जितनी की जरूरत होगी, बाकी संभाल कर रख देंगे। और शान बिना कुछ कहे प्रीत की ओर देख मुस्कुरा देते हैं। बच मम्मा, प्रीत ने कहा और बचे हुए बिस्किट अर्पिता की ओर बढ़ा दिए। ओके, लेकिन अब ये मिल्क तो पीना पड़ेगा प्रीत, चलिए फिनिश कीजिए इसे। अर्पिता ने प्रीत से कहा तो प्रीत ने अपना सर खुजाया और ग्लास लेकर शान की ओर देखते हुए बोले, शान पापा मिल्क कम कर दो। अर्पिता ने सुना तो बोली, प्रीत गलत बात, आपके लिए है ना, चलो खत्म करो। मम्मा इसे पकलो। प्रीत ने ग्लास देते हुए कहा। क्यों प्रीत? अर्पिता ने पूछा तो प्रीत जोर देते हुए बोला, पकलो तो मम्मा। ठीक है। अर्पिता ने ग्लास पकड़ा तो प्रीत सीट से उतरकर शोभा जी के पास जाने के लिए दौड़ गया। प्रीत रुको, कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हुए अर्पिता उठी और ग्लास वहीं बैठे शान को पकड़ाकर घबराते हुए उसके पीछे गई। उसे शोभा के पास खड़ा देख उसने राहत की सांस ली और प्रीत को उठाकर वापस लाते हुए बोली, बड़ी दादी सो रही हैं प्रीत, जब जाग जाएंगी तब आप उनसे बातें करना। हाँ मम्मा, प्रीत ने कहा और अर्पिता वापस आकर बैठ जाती है और शान से ग्लास वापस ले बोली, एक छोटा सा बच्चा है, बड़ी शरारत करता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो शांत होकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा ये देख यमी सा मिल्क लेकर आती है और उसमें ढेर सारा प्यार मिलाकर छोटे से बच्चे को पिलाती है और छोटा बच्चा उसे झट से पी जाता है। तो बताओ प्रीत, वो छोटा सा बच्चा कौन है? प्लीज मम्मा। प्रीत ने कहा और अर्पिता का हाथ पकड़ झट से मिल्क खत्म कर देता है। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही, वो छोटा सा नटखट सा और प्यारा सा बच्चा प्रीत है। कहते हुए वो उसे गले से लगा लेती है। वहीं शान अर्पिता से एकदम से बोल जाते हैं, अप्पू कैसे इसे संभालती हो? अर्पिता प्रीत को बिठाते हुए बोली, वैसे ही जैसे आप हमें संभालते हैं। और उसकी बात सुन शान खामोश हो जाते हैं। प्रीत शान के पास आकर उससे बात करने लगता है तो अर्पिता सीट से अपना सर टिकाकर सोने की कोशिश करती है। ये देख शान प्रीत को लेकर अपनी बर्थ पर जाकर बैठते हैं तो अर्पिता आराम से सीट पर लेट जाती है और नींद के आगोश में चली जाती है। रात से सुबह हो जाती है और ट्रेन लखनऊ जंक्शन पर जाकर रुकती है। ट्रेन के रुकने से ही अर्पिता की आंख खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और सामने देखती है तो शान, चित्रा, श्रुति सभी खड़े हो सामान उठा रहे हैं। अर्थात हम लखनऊ पहुंच गए, अर्पिता ने मन ही मन दोहराया। उसने प्रीत को देखा जो शान के पास ही खड़ा होकर सबको ध्यान से देख रहा है। अर्पिता उठती है और सबके साथ बाहर चली जाती है। हवा का एक ताज़ा झोंका उसे महसूस हुआ। सभी वहां से आगे चलकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। पास ही पानी की टंकी है। ये देख अर्पिता प्रीत को लेकर उस तरफ बढ़ती है। उसे जाता देख शान उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। शान, पानी से मुंह तो धोने दो, थोड़ा तो भरोसा करो, अब यहाँ तक आ गए हैं तो घर भी चलेंगे। अर्पिता ने कहा तो शान ने कुछ नहीं कहा और प्रीत को लेकर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता आगे बढ़कर मुंह धोकर पहुंचकर वापस चली आती है। शान को वहां ना देख वो चारों ओर देखती है, लेकिन शान नहीं दिखते हैं। वो चुपचाप वहीं शोभा जी की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। शोभा नपेंद्र जी से बोली, आपने सबको घर पहुंचने के विषय में बता दिया? हाँ शोभा जी, बच्चे सब सुबह सुबह निकल चुके हैं, हमें भी बस से निकलना होगा, ट्रेन आज लेट लतीफ है। नपेंद्र जी ने कहा तो शोभा बोली, ठीक है, बच्चे आ जाएं तब बस से निकलते हैं। और कुछ ही देर में शान प्रीत को लेकर आ जाते हैं। उसके हाथ में कुछ बिस्किट्स, चॉकलेट्स और टॉफी एक पॉली बैग में पैक होते हैं। अर्पिता को देख प्रीत खुशी से चहकते हुए बोला, मम्मा मेरे चांद पापा ने इतनी चाली टॉफी दी, देखो। उसकी खुशी देख अर्पिता मुस्कुरा देती है। शान और प्रीत के आने पर सभी बस स्टैंड की ओर निकल घर जाने के लिए बस पकड़ते हैं। जैसे जैसे राहें और समय गुजर रहे हैं, शीला जी के बारे में सोच अर्पिता का मन घबरा रहा है। हे ठाकुर जी, अब मां ना जाने क्या समझें। उन्होंने हमसे शान से दूर रहने को कहा था और जब उन्हें प्रीत के बारे में पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेंगी, हम कैसे उनका सामना करेंगे? उसके चेहरे पर घबराहट और तनाव दोनों स्पष्ट नजर आने लगते हैं। शान ने उसे देखा तो बोले, सबको तुम्हें देखकर खुशी ही होगी, तुम परेशान नहीं हो, कोई तुमसे ज्यादा नाराज भी नहीं होगा, क्योंकि नाराज होने का हक सिर्फ मेरा है। कहकर वो चुप हो गए। कुछ ही घंटों में सभी अपने शहर पहुंचते हैं और वहां से ऑटो कर सभी घर के सामने जाकर उतरते हैं। शान, प्रीत, अर्पिता, शोभा, नपेंद्र जी, चित्रा, त्रिषा और श्रुति सभी घर के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। एक एक कदम बढ़ाते हुए अर्पिता का दिल जोर से धड़क रहा है।
चलते चलते कदम अचानक लड़खड़ा जाते हैं तो शान आगे आकर उसका हाथ थाम लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अर्पिता माँ के सामने जाने के लिए इतना डर यूं ही तो नहीं है, कोई वजह है जो कि मुझे नहीं पता।